वेलकम टू स्टोरी की दुनिया। फ्रेंड्स मेंबरशिप लो ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर सकूं। इतना बोलकर वो उसे उठाकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। तभी राम जी पीछे से लड़खड़ाते हुए आवाज में बोले, आखिर उसे हुआ क्या है? वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? और वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? उसके साथ हुआ क्या है? और मेरी गुड़िया का मासूमियत कहाँ खो गया? तो शिवाय उनके क्वेश्चन को सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अब वो नहीं रही जो सालों पहले हुआ करती थी। उसका सारा मासूमियत खो चुका है। उसके साथ रेप हुआ है। शी इज अ रेप विक्टिम। उसके साथ एक बार नहीं बार बार रेप हुआ है। इतना बोलकर वो अपने लाल आंखों से राम जी को नफरत के भाव से घूरने लगा। राम जी जैसे ही शिवाय के बात को सुनते हैं, उनका पैर लड़खड़ा गया और वह धम से घुटने के बल नीचे जमीन पर गिर गए। उनके नीचे फर्श पर गिरते ही केशव जी आगे बढ़े कि साबी जी उनके हाथ को पकड़कर अपने आंखों में आंसू लाकर नामे सिर हिलाते हुए धीमे से बोली, नहीं मत जाइए। तभी सावी जी का ध्यान एकदम से राम जी से थोड़ा दूर खड़ी जानकी जी पर गया, जो कि शिवाय की बात को सुनकर वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। तो साबी जी अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, भाभी। तब जाकर सबका ध्यान जानकी की तरफ गया, जो कि फर्श पर गिरी हुई थी, लेकिन उनके आंखों से बेनतहा आंसू गिर रहे थे। जानकी जी को इस तरह बेहोश होता देख सबसे पहले शिवाय आगे बढ़ा, लेकिन उसके गोद में सर्विका थी, तो वह सबसे पहले सर्विका को सोफे पर लेटाता है और तुरंत जानकी की ओर अपने कदम को बढ़ाया। वह जानकी जी के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर जानकी जी के गाल को थपथपाते हुए बोला, मॉम वेक अप। मॉम। वही आरवी उन सब से थोड़ा दूर खरीद सारे चीज को देख रहे थी, लेकिन क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने आज अच्छे से देखा और सुना था कि शिवाय राम जी को किस वजह से नफरत करता है, और क्या राम जी इतने केयरलेस पिता है, जो कि नशे में इतना धुत हो गए कि उन्हें यह तक खबर नहीं हुआ कि उनकी बेटी वहां से गायब हो गई है। यह सब बातें उनके दिमाग में चल रहा था। तभी उसका ध्यान एकदम से राम जी की तरफ गया, जो किसी लाश की तरह सोफे पर लेटे सर्विका को देख रहे थे, और उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहा था, जो कि ये बता रहा था कि वह कितने ज्यादा तकलीफ में है। तो आरवी तुरंत अपने कदम को सोफे की तरफ बढ़ाती है और सर्विका के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे ऑब्जर्व करने लगी कि आखिर वो किस वजह से बेहोश हुई है। हालांकि वह जानती थी कि सर्विका का बेहोश होने का रीजन है कि उसे राम जी से डर लग रहा था, फिर भी वह कंफर्म होना चाहती थी। 2 मिनट में ही वह कंफर्म हो गई कि सर्विका बेहोश डर और ट्रामा के मारे बेहोश हुई है, जो कि उसके साथ हुआ है। इसलिए वह तुरंत अपने चेहरे को सावी जी की तरफ करती है और बोली, छोटी माँ एक गिलास पानी। तो साबी जल्दी से अपने आंखों को आंसू को पोंछती है और तुरंत एक गिलास पानी लाकर आरवी के हाथों में देती है। तो आरवी पानी लेकर तुरंत सर्विका के आंख पर छिड़कने लगती है, लेकिन सर्विका को होश नहीं आया। तभी उसे ऋषभ दिखा, जो कि अपने हाथ में बैग लिए हुए अंदर आ रहा था, तो वह तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, ऋषभ इंजेक्शन दो। तो ऋषभ जल्दी से बैग के अंदर से इंजेक्शन निकालता है, जो कि आरवी थोड़ी देर पहले अपने विला से आने वक्त उसे रखने को दी हुई थी।
वह इंजेक्शन सीधा जाकर आरवी के हाथ में दे देता है तो आरवी तुरंत इंजेक्शन को सर्विका के बाजू पर लगा देती है और फिर अपने कदमों को राम जी की तरफ बढ़ाने लगती है। वही राम जी जब देखते हैं कि 2 कदम उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखते हैं तो पाते हैं आरवी उन्हीं की तरफ आ रही है। लेकिन वह जैसे ही आरवी की आंखों में खुद के लिए अजीब नजर महसूस करते हैं तो उनका दिल कांप गया, क्योंकि उन्हें लगा आरवी शायद उन्हें एक घटिया पिता समझ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले शिवाय ने सबके सामने बोला था कि उन्हीं की वजह से उसकी बहन की ये हालत है। तभी आरवी उनके पास आकर अपने हाथ को उनकी तरफ बढ़ा देती है तो राम जी तुरंत अपने हाथ को आरवी के हाथ में देते हैं तो आरवी उन्हें खड़ा करके बोली, राम अंकल, अभी दी को आप सबकी जरूरत है। अगर आप ही टूट जाओगे तो दी को कौन संभालेगा। वही राम जी जो कि खुद को मजबूत कर रहे थे कि आरवी उन्हें शिवाय की तरह ही बहुत कुछ सुनाएगी, लेकिन जैसे ही वह आरवी के मुंह से यह बात सुनते हैं वह हैरानी से आगे की तरफ देखते हैं तो आरवी मुस्कुराते हुए बोली, राम अंकल, मुझे नहीं पता आपके और मिस्टर रायजादा के बीच में क्या हुआ है और न ही ये पता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था कि मिस्टर रायजादा आपसे इतना नफरत करते हैं। लेकिन आपका यह हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दी के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है, इसलिए बोल रही हूँ, खुद को संभालिए और दी को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। इतना बोलकर वह उनके हाथ को छोड़कर शिवाय की तरफ बढ़ गई जो कि अपने मॉम के ऊपर पानी छिड़क रहा था। आरवी जैसे ही शिवाय के पहुंची वैसे ही जानकी जी को होश आ गया और वह तुरंत उठकर बैठते हुए बोली, शिवाय मेरी बच्ची। इतना बोलकर वह फिर से रोने लगी तो शिवाय के हाथ की मुट्ठियां गुस्से में कस गई, लेकिन उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि सच में उसे किसी को चुप कराना नहीं आता था। वही आरवी जब जानकी जी को रोते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह तुरंत नीचे बैठकर जानकी जी के दोनों आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोली, जानकी माँ रोइए मत, क्योंकि अभी हमें बहुत जरूरी काम करना है। तो जानकी जी तुरंत आरवी की तरफ देखती हैं तो आरवी आगे बोली, मुझे यह बात बतानी चाहिए कि नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये फैसला लेने का सबसे पहला हक आप दोनों का ही है। इतना बोलकर वह एक नज़र राम जी को देखती हैं जो कि खुद उसे ही हैरानी से देख रहे थे। तभी आरवी को महसूस हुआ कि शिवाय उसे ही घूर कर देख रहा है तो वह एक नज़र शिवाय को देखती है और फिर बोलती है, वैसे मुझे घूर क्या रहे हो, जैसे अभी कच्चा चबा जाओगे। तो शिवाय उस पर से अपने नज़र को फेर लेता है तो आरवी जानकी जी के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, जानकी मॉम, सर्विका दी का शादी हो चुका है। तो जानकी जी शौक में चली गई और वह तुरंत हिचकी लेने लगी तो आरवी उनके पीठ को सहलाने लगी। तभी राम जी हैरानी से बोले, यह क्या बोल रही है आप अनु? मेरी बच्ची का शादी हो चुका है। क्या आप कोई मजाक कर रही हैं? क्योंकि मैं अपनी बेटी को कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। तो आरवी का ध्यान फिर से राम ओबेरॉय के आंखों के ऊपर चला गया जो कि लाल हो चुका था और फिर अपने सर्द आवाज में बोली, उनका शादी भी हो चुका है और उसका हस्बैंड का नाम राजवीर खन्ना उर्फ आरके हैं। राजवीर खन्ना का नाम सुनकर राम जी के पैर कंपक पाने लगा और वह गिरने को हुए कि केशव जी वक्त रहते आगे बढ़कर उनके कंधे को पकड़कर उन्हें सीधा करते हैं।
तो राम जी एक नज़र अपनी बच्ची सर्विका की तरफ देखते हुए लड़खड़ाते भरे आवाज में बोले, नहीं न, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बच्ची का हस्बैंड कमीना राजवीर खन्ना नहीं हो सकता। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपने अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा, जिसके कारण वह अपने हाथ को चेस्ट पर रख देते हैं। तो केशव जी जल्दी से उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए उनके सीने को रगड़ते हुए बोले, भाई साहब स्ट्रेस मत लीजिए और हम अपनी बच्ची को कहीं पर भी नहीं जाने देंगे, और उस राजवीर खन्ना के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो राम जी अपने कांपते हुए आवाज में बोले, लेकिन अगर वह कोर्ट में क्लेम करेगा कि मेरी बच्ची उसकी पत्नी है तो कोर्ट राजवीर को कस्टडी देगा मेरी बच्ची का। इतना बोलकर वह हांफने लगे। तो केशव जी उन्हें समझाते हुए बोले, भाई सा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर्वी हमारी बच्ची है और उस पर सबसे ज्यादा हक हमारा होगा, तो कोर्ट हमें ही सर्विका का कस्टडी देगा। भले ही यह बात केशव जी राम जी को समझाने के लिए बोल दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी ये डर सताए जा रहा था कि आरके कहीं उनसे उनकी बच्ची को ना छीन ले। क्योंकि जब कोर्ट को पता चलेगा कि 10 साल से सर्विका अपने पेरेंट्स के साथ न रहकर बल्कि अपने हस्बैंड के साथ रही है, और कहीं आरके ने फाइल में ये मेंशन कर दिया कि उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे टॉर्चर करते थे, जिसके कारण वह 10 साल से उनसे संपर्क में नहीं थी, तो कोर्ट राजवीर की बात मान लेगा, क्योंकि वह कोर्ट में प्रूफ कर देगा कि सर्विका मेंटली ठीक नहीं है, जिसके कारण कोर्ट में सर्विका से ज्यादा राजवीर का बात को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि वह दोस्त 10 साल से सर्विका के साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा है। यह सब सोचते सोचते उनके माथे पर पसीना आने लगा। तभी आरवी फिर से अपने सर्द भरी आवाज में बोली, राम अंकल, लेकिन सर्विका दी और राजवीर खन्ना का शादी कोर्ट में रजिस्टर नहीं है, और यहाँ तक कि मीडिया में भी कहीं पर भी उन दोनों का फोटो या न्यूज़ नहीं है। तो पूरा ओबेरॉय फैमिली हैरान होकर आरवी को देखने लगी। आखिर आरवी करना क्या चाहती है? वही आरवी जब सबको अपनी ओर देखते हुए महसूस करती है, तो वह बोली, हम राजवीर खन्ना के कोर्ट में जाने से पहले ही सर्विका दी का किसी ऐसे इंसान के साथ लीगली शादी करवाएंगे जो कि उनका लीगली हस्बैंड भी कहलाएगा। तो सब आंखें फाड़े आरवी को देखने लगे कि आखिर उसका प्लान क्या है। तो आरवी एक नज़र शिवाय को देखते हुए बोली, अभी राजवीर खन्ना अपनी वाइफ सर्विका को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी उसने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हमें उसके कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के पहले ही हमें सर्विका दी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना होगा जो कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनके साथ हमेशा रहे। और यहाँ तक कि सर्विक दी के लीगली हस्बैंड को राजवीर खन्ना के अगेंस्ट भी केस लड़ना होगा कि सर्विका दी उनकी वाइफ है, न कि राजवीर खन्ना की। आरवी की पूरी बात सुनकर पूरी है ओबेरॉय फैमिली हक्का बक्का होकर आरवी को देखने लगे, जो कि बिना एक्सप्रेशन के शिवाय को देख रही थी। तभी शिवाय, जो कि अब तक खड़ा हो चुका था, वो अपनी मॉम की ओर देखते हुए बोला, मॉम टेक केयर, क्योंकि अभी हमें सर्वी को भी संभालना है। तो जानकी जी के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह तुरंत अपने आंसू को पोंछकर बोली, लेकिन सर्वी है कहाँ? वो तो अभी बेहोश हो चुकी थी। तभी उनका ध्यान सोफे पर गया जहां पर सर्विका लेटी हुई थी, और फिर वह तुरंत उनके पास जाकर उसके गाल को सहलाते हुए बोली, बच्चा मम्मा आपका बहुत ख्याल रखेगी।
तभी शिवाय उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर तुरंत आगे बढ़कर सर्विका को अपने गोद में उठाता है और फिर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद सबका नजर आरवी की ओर गया, जो कि कुछ सोच रही थी। तभी राम जी बोले, अनु बेटी गुड़िया आपको और शिवाय को कहाँ से मिली? तो अनु एक नजर राम जी को देखती हैं, जो कि अभी बेचारा और लाचार दिख रहे थे, और फिर बोली, क्या यह हम बात बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। उसके जाने के बाद सबका नजर आरवी की ओर गया, जो कि कुछ सोच रही थी। तभी राम जी बोले, अनु बेटी गुड़िया आपको और शिवाय को कहाँ से मिली? तो अनु एक नजर राम जी को देखती हैं, जो कि अभी बेचारा और लाचार दिख रहे थे, और फिर बोली, क्या यह हम बात बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। तो राम जी हाँ मैं सिर हिला देते हैं। तो आरवी तुरंत सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ चली। वहीं नीचे हॉल में एक तरफ सबसे दूर खड़ी लावण्या, जो कि जब से यहाँ पर शिवाय और आरवी आए थे तब से है वहीं पर खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी और देख रही थी। अभी सब कुछ देखने और सुनने के बाद उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगा और वह बिना कुछ बोले तुरंत अपने कमरे की ओर भागी। वह अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके नीचे फर्श पर बैठते हुए बोली, सर्विका दी, क्या मेरी कोई बहन भी है? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और शिवाय भाई मुझसे तो हमेशा इतना दूर रहते हैं, लेकिन दी से वो कितना प्यार करते हैं। क्या मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ जो वो मुझसे बात तक नहीं करते हैं? इतना बोलकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए फिर से बोली, पहले जब शिवाय भाई मुझसे बात नहीं करते थे तो मैं खुद को यह सांत्वना दे देती थी कि शिवाय भाई मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी बात नहीं करते हैं। लेकिन आज जब सर्विका दी के लिए भाई का इतना ज्यादा केयर और प्यार देखती हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि शायद शिवाय भाई को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। इतना बोलकर वह अपने दोनों आंखों के आंसुओं को पोंछती है और सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गई। दूसरी तरफ शिवाय सर्विका को उसके कमरे में लेटाकर अपने कमरे में आया तो देखा कि आरवी इधर से उधर कमरे में टहल रही थी। तो वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? तो आर्मी तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या तुम खुराना फैमिली के बारे में जानते हो? तो शिवाय एक पल के लिए हैरान रह गया कि आखिर उसकी बीवी को खुराना फैमिली के बारे में क्यों जानना है, लेकिन फिर वह तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, हम काफी सुना है उसके बारे में। तो आरवी तपाक से बोली, क्या तुम उन्हें जानते भी हो? तो शिवाय अपने दोनों आंखों को सिकोड़ते हुए बोला, क्यों जानना है आपको उनके बारे में? तो आरवी बोली, वो मेडिसिन तुम्हें याद है जिससे अम्यांश के बॉडी से केमिकल निकल सकता है? तो शिवाय तुरंत बोला, त्रिनेत्री फ्लावर। तो आरवी बोली, हम अगर तुम ओबेरॉय फैमिली को जानते होगे तो तुम्हें उनके पास ये फ्लावर मिल जाएगा, क्योंकि अंजलि खुराना इस फ्लावर को अपने गार्डन में उगाती है। तो शिवाय को समझ नहीं आया इतने दिनों के बाद आखिर आरवी को त्रिनेत्री फ्लावर की याद क्यों आई। तभी आरवी बोली, अगर हम इसी फ्लावर को पानी में उबालकर रोज दी को 1 कप पिलाएं तो दी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो शिवाय को अब समझ में आया कि आखिर आरवी ने फिर से इस फ्लावर का जिक्र क्यों किया। तभी उसे याद आया कि उसने ऋषभ के साथ मिलकर इस फ्लावर को रखा है,
लेकिन अगर वह अपनी बीवी को अभी बताता तो वो उससे पूछती कि इतना कॉस्टली फ्लावर, जो कि बहुत ही रेयर है, वह उसे कहाँ से मिला। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं इस फ्लावर का इंतजाम करता हूँ। तो आरवी राहत की सांस लेती है, क्योंकि अगर शिवाय ने उसे अभी बोला होता कि वो इस फ्लावर को नहीं ला पाएगा, तो उसे अपने कॉन्टैक्ट को यूज करने पड़ते, जो कि वह फिलहाल नहीं चाहती थी। तभी उसे याद आया कि शिवाय कभी भी पैसा अपने फैमिली वालों से नहीं लेता है, तो इस रेयर फ्लावर के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, कहीं यह खुराना फैमिली को तो नहीं जानता। इसलिए वह अपने एक भव उठाकर शिवाय को देखती है, जो कि कुछ और ही सोच रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। शाम के 7 बजे पूरी ओबेरॉय फैमिली अभी अपने लिविंग हॉल में बैठी थी। उन सबके चेहरे पर टेंशन साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि शिवाय ने सिर्फ उन्हें इतना बताया था कि आज शाम को कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है, लेकिन वह इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है उसने नहीं बताया था। इसलिए सब के सब थोड़ा परेशान भी लग रहे थे कि उनकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है और शिवाय उन्हें किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना चाहता है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि जब शिवाय ने कहा है कि वह इंसान इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब पक्का वो इंसान इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। इसलिए वह यहाँ पर उस इंसान का इंतजार कर रहे थे। तभी ओबेरॉय मेंशन का बेल बजा। तो ओबेरॉय दादी बोली, केशव जाकर देखो तो कौन आया है। तो केशव जी तुरंत अपने कदम को गेट की तरफ बढ़ा देते हैं। वह जैसे ही गेट खोलते हैं, एक जोड़ी आंखें, जो कि लाल पड़ चुका था और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, वह केशव जी को घूरने लगा। तो केशव जी डर गए। फिर भी वह केशव ओबरॉय थे, इसलिए वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, आपको किससे मिलना है। तो वह लड़का केशव जी को साइड में करता है और गुस्से के मारे अंदर जाकर एक नज़र पूरे ओबेरॉय फैमिली को देखता है, जो कि सोफे पर बैठे हुए थे। और फिर तुरंत गुस्से में दहाड़ता है, शिवाय राजपूत, आखिर तुम अपने फैमिली को यहाँ पर बैठाकर कहाँ मर गए हो। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर पूरी ओबेरॉय फैमिली डर गई और हैरानी से उस लड़की को देखने लगी, जो कि उम्र में 25-26 का लग रहा था। वहीं उसके मुंह से शिवाय के मरने की बात सुनकर ओबेरॉय दादी गुस्से में सोफे से खड़े होकर आगे बढ़ते हुए उस लड़के की और उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ऐ लड़का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे पोते को मरने की बात कहने की। तो वो लड़का गुस्से में एक नज़र ओबेरॉय दादी पर डालता है, तो ओबेरॉय दादी भी सिहर जाती है। तो वो लड़का उनके ऊपर से नज़र फेर कर माहिर की ओर देखता है, जो कि अपने मॉम के पीछे खड़ा था और उसके बगल में उसकी बहन माहिरा थी। तो वो माहिर की तरफ देखकर बोला, जाओ बुलाकर लाओ उस कमीने को। वही उसके मुंह से शिवाय के लिए कमीना सुनकर पूरा फैमिली गुस्से में आ गया। तभी माहिर जल्दी से उस लड़की के पास आकर बोला, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, जो आप मेरे भाई के बारे में इतना गंदा बात बोल रही हैं। तो वो लड़का धीमे धीमे माहिर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है, तो डर के मारे माहिर का पैर अपने आप ही पीछे की ओर खिसकने लगा। वही उसे पीछे की तरफ खिसकता देख उस मास्क वाले लड़के के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गया और वह अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए बोला, माहिर, ओबेरॉय, जितना बोला जाए उतना ही किया करो और थोड़ा कम बोला करो, वरना। वह धीरे से उसके कान की ओर झुकता है
और उसके कान में फुसफुसाया, वरना तुम्हारे जुबान तुम्हारे पास नहीं रहेगा बोलने के लिए। अभी वह आगे कुछ बोलता कि माहिर जल्दी से डर के मारे पीछे खींचते हुए बोला, मैं अभी शिवाय भाई को बुलाता हूँ। वही राम जी ध्यान से उस मास्क वाले लड़के को देख रहे थे, जो कि उन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वह इस लड़के को कहाँ पर देखे हैं। वही माहिर जो कि जल्दी जल्दी सीढ़ी चल रहा था, तभी वह जोर से किसी के कंधे से टकरा गया।